घर से बस एक छाता लेकर निकला था, लेकिन उसी छाते की वजह से स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की को अपने घर ले आया। शुरुआत में तो बस चाहता था कि वो बारिश से बच जाए, लेकिन उसी रात उसने मुझे पढ़ाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि वो मेरे साथ एक ही कमरे में रहने लगी और धीरे धीरे वो मुझसे दूर नहीं रह पाई। बारिश वाले दिन मैं घर लौट रहा था, दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था जब आज लियू शिन ने मुझे ठुकरा दिया था। छोड़ो, अब से उसे परेशान नहीं करूंगा। तभी मेरी नजर बगल की सीढ़ियों पर बैठी एक लड़की पर पड़ी। उसकी स्कूल यूनिफॉर्म पूरी तरह भीग चुकी थी। वो बहुत बदहाल लग रही थी। पहले तो मैंने ध्यान नहीं देने का सोचा, लेकिन जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मैं कुछ पल के लिए ठिठक गया। उस लड़की ने भी अपनी आंखें बड़ी कर लीं। उसकी आंखें पूरी तरह हैरानी से भरी हुई थीं। हम दोनों कुछ सेकंड तक ऐसे ही एक दूसरे को देखते रहे। फिर मैं होश में आया और पूछा, आनारान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने सिर झुकाकर जवाब दिया, तुमसे मतलब नहीं। ओह, मैंने सिर हिलाया और सीधे आगे बढ़ गया। करीब 10 कदम चलने के बाद अचानक पीछे से हल्की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। आनारान सिर झुकाए धीरे धीरे रो रही थी। ठंडी बारिश की बूंदें उसके शरीर पर गिर रही थीं। वो ठंड से कांप रही थी। बारिश और तेज होती जा रही थी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ उसके सिर पर गिरती बारिश अचानक रुक गई है। उसने सिर उठाकर सामने देखा। मैं उसके सामने खड़ा था, हाथ में छाता पकड़े उसके लिए बारिश रोक रहा था। मैं बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। आनारान ने हाथ उठाकर चेहरे पर जमा बारिश और आंसू पोंछे। फिर रोती हुई आवाज में बोली, तुम क्या कर रहे हो? बेकार में दखल मत दो। मैंने कहा ना, तुमसे कोई मतलब नहीं। आनारान रोते हुए बोल रही थी। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने धीरे से कहा, आधी रात को अपनी क्लास की मॉनिटर को यहाँ रोते हुए देखूं तो भला कैसे मतलब ना हो? मैंने बैग से टिश्यू का छोटा पैकेट निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। आनारान कुछ पल झिझकी, फिर उसने टिश्यू ले लिया। उसने चेहरे के आंसू पोंछे। थैंक यू। मैंने देखा उसका शरीर लगातार कांप रहा था। मेरा घर पास में ही है, पहले चलकर थोड़ा गर्म हो लो। इतना कहकर मैंने उसे सीढ़ियों से उठाया और सीधे उसका हाथ पकड़ लिया। आनारान घबरा गई। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगी। उसने छूटने की कोशिश की, लेकिन मेरी ताकत उसके लिए उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। वो बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाई। मैंने कहा, बस करो। कोई भी इंसान ऐसी हालत देखकर मदद करेगा, वरना मुझे भी दूसरों के मामलों में पड़ने का शौक नहीं है। आनारान ने आखिरकार छूटने की कोशिश छोड़ दी। उसमें अब ताकत भी नहीं बची थी और उसे समझ आ गया था कि वो मेरा हाथ छुड़ा ही नहीं सकती। कुछ देर बाद मैं आनारान को अपने घर के दरवाजे तक ले आया। मैंने दरवाजा खोला और अंदर चला गया, लेकिन आनारान दरवाजे पर ही खड़ी रही, बिल्कुल चुप, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे। मैंने पीछे मुड़कर देखा, फिर बेबस होकर उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर खींच लिया। उसके बाद दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनते ही आनारान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके मन में हल्का डर भी पैदा हो गया। मैं अंदर गया, एक जोड़ी चप्पलें लाकर उसके सामने फेंकी, फिर सीधे बेडरूम में चला गया। आनारान दरवाजे पर खड़ी काफी देर सोचती रही। फिर उसने चप्पल पहन ली और धीरे धीरे लिविंग रूम में चली आई। घर में घुसते ही उसने देख लिया था जूते के रैक में सिर्फ मेरे ही जूते रखे थे। उसे समझ आ गया कि मैं अकेला रहता हूँ। फिर उसकी नजर कमरे में रखे ढेर सारे जिम इक्विपमेंट्स पर पड़ी। अब उसे समझ आया मेरी ताकत इतनी ज्यादा क्यों है, और घर की सफाई देखकर भी वो हैरान रह गई। कमरा उम्मीद से कहीं ज्यादा साफ था। तभी मैं वापस बाहर आया। मेरे हाथ में कपड़ों का एक सेट, एक तौलिया और हेयर ड्रायर था। मैंने सामान उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, पहले खुद को सुखा लो, बाल भी ड्रायर से सुखा लेना, फिर ये कपड़े बदल लेना। नए कपड़े तो नहीं है, लेकिन ये मैंने सिर्फ एक बार पहने हैं। फिलहाल काम चला लो, चाहो तो बेडरूम में जाकर बदल सकती हो। मैंने सारी चीजें उसे पकड़ा दी और खुद सीधे किचन में चला गया। आनारान हाथ में वो सामान पकड़े खड़ी रह गई। वो पहले से भी ज्यादा घबरा गई थी। उसका मन लगातार उसे मना कर रहा था। खुद से कह रही थी, ये सब नीचे रखो और तुरंत यहाँ से निकल जाओ। लेकिन मेरी बातें जैसे किसी ऐसे आदेश की तरह थीं, जिन्हें वो मना नहीं कर पा रही थी। उन्हें सुनते ही उसका शरीर खुद ब खुद मान जाता था। उसने तौलिए से खुद को हल्का सा सुखाया, फिर ड्रायर से अपने बाल सुखाए और बेडरूम में जाकर कपड़े बदल लिए। पहली बार किसी और के कपड़े पहनकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था, मैं आखिर कर क्या रही हूँ? मैं सच में अपने क्लासमेट के घर आ गई, उसके कपड़े भी पहन लिए। क्या अब मैं यहीं रुकने वाली हूँ? नहीं, बस थोड़ा गर्म होकर चली जाऊंगी। आनारान ने दरवाजा खोला और बाहर आई। तभी उसने देखा मैं किचन से बाहर आ रहा था। मेरे हाथ में गर्म गर्म खाने का एक बाउल था। मैंने उसे टेबल पर रखा। खा लो। मैंने कुछ समझाया नहीं, बस उसकी तरफ देखते हुए धीरे से इतना कहा। आनारान कुछ बोल पाती उससे पहले मैं एक गिलास गर्म पानी भी ले आया, उसे छोटी टेबल पर रखा, साथ ही 2 स्ट्रिप दवाइयां भी रख दी। ये सब करने के बाद मैं एक तरफ जाकर बैठ गया और उससे एक शब्द भी नहीं कहा। आनारान छोटी टेबल के सामने बैठ गई। उसका मन बहुत उलझा हुआ था। उसका दिमाग तो सबसे पहले मना कर रहा था, लेकिन उसका शरीर जैसे ये सब स्वीकार करना चाहता था, क्योंकि भूख अब उसके दिमाग पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी। उसने बगल
पल में देखा। मैं दूसरी टेबल पर बैठा होमवर्क कर रहा था, जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो। शायद उसे महसूस हो गया था कि आनरान उसे देख रही है। मैंने पेन रोककर धीरे से कहा, तुम इतनी शर्मीली तो नहीं हो ना, खा लो, फिर मैं तुम्हें छाता दे दूंगा, उसके बाद चली जाना। जब मैंने इतनी बात कह दी तो आनरान के पास मना करने की कोई वजह नहीं बची। आखिरकार उसने झिझक छोड़ दी और जल्दी जल्दी खाने लगी। बस वो आवाज करने से बच रही थी। 10 मिनट बाद उसने पूरा खाना साफ कर दिया, फिर गर्म पानी भी पी लिया। उसके बाद आनरान खड़ी हुई, उसने कुछ निकाला और मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने सिर उठाकर देखा, उसके हाथ में पैसे थे। मैंने तुरंत कहा, मैं तुम्हारे पैसे नहीं लूंगा। मैंने उसकी आंखों में देखा, उसकी नजर इतनी गंभीर थी कि वो बिल्कुल मजाक नहीं लग रही थी। मैंने पैसे नहीं लिए, बल्कि वापस अपनी टेस्ट शीट की तरफ देखते हुए बुदबुदाया, अगर एहसान नहीं रखना चाहती तो पैसे देने की क्या जरूरत है? तुम पढ़ाई में इतनी अच्छी हो ना, ये बड़ा सवाल मुझे नहीं आता, मुझे समझा दो, फिर बराबर हो जाएगा। पैसे देने का क्या मतलब है? मैंने पेन से टेस्ट शीट के बड़े सवाल पर हल्का सा ठोका। आनरान ने नीचे देखा और बिना सोचे बोल पड़ी, इतना आसान सवाल, इसमें क्या नहीं आता? मैं हल्का मुस्कुराया, सॉरी, मुझे तो इतने आसान सवाल भी नहीं आते। आनरान तुरंत शर्मिंदा होकर चुप हो गई। फिर उसने हाथ बढ़ाया और मुझे सवाल समझाना शुरू कर दिया। सवाल खत्म होने के बाद आनरान जाने के लिए उठ खड़ी हुई। ये कपड़े और छाता मैं स्कूल आकर तुम्हें वापस कर दूंगी। वो दरवाजे पर खड़ी धीरे से बोल रही थी। उसकी बात सुनकर मुझे अचानक याद आया कि आनरान कई दिनों से स्कूल नहीं आई थी। वो लियूशिन की सबसे अच्छी दोस्त थी। पिछले कुछ दिनों से उसके ना आने की वजह से लियूशिन का मूड भी बहुत खराब था। शायद इसलिए जब मैंने उसे प्रपोज किया था तो साफ महसूस हो रहा था कि वो बहुत चिढ़ी हुई है। तभी मुझे अचानक कुछ अजीब लगा। मैंने भौहें सिकोड़कर पूछा, एक बात पूछूं, अगर तुम अभी यहाँ से जाओगी तो क्या तुम्हारे पास जाने की कोई जगह है? जैसा मैंने सोचा था। मेरे ये पूछते ही आनरान चुप हो गई। उसने सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोली। मैंने पेन से टेबल पर हल्का सा ठोका, फिर शांत आवाज में कहा, अगर तुम्हारे पास जाने की कोई जगह नहीं है तो तुम जा नहीं सकती। क्या तुम्हारे पास फोन है? मैंने अपना फोन निकाला और कॉल वाला स्क्रीन खोलकर पूछा, तुम्हारे मम्मी पापा का नंबर क्या है? मैं उन्हें कॉल करके बुला देता हूँ। लेकिन मुझे आनरान की कोई आवाज नहीं सुनाई दी। मैंने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। वो वहीं खड़ी थी, बिल्कुल बिना हिले। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। उसकी आंखों में आंसू मोतियों की तरह जम गए थे। मैंने चुपचाप फोन नीचे रख दिया। अब मुझे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसका ये रिएक्शन देखकर लग रहा था शायद उसके घर में कुछ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। आधी रात को अगर मैंने उसे अपने घर में रुला दिया तो ये बात अच्छी नहीं लगेगी। लगता है अब इस मामले से दूर रहना भी मुमकिन नहीं था। मैंने मन ही मन उसे दिलासा देने के लिए बहुत सी बातें सोची, लेकिन मैं वैसे भी बोलने में अच्छा नहीं था। आखिर में मेरे मुंह से बस इतना निकला, वो आखिर हुआ क्या है? आनरान काफी देर तक सिसकती रही। फिर धीरे धीरे उसने मुझे सब बताया। करीब 1 हफ्ते पहले उसके माता पिता का एक्सीडेंट हो गया था और वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं थे। अब वो लगभग अनाथ हो चुकी थी। उसका कोई रिश्तेदार भी उसे अपनाना नहीं चाहता था। उसके दादा दादी भी अब नहीं रहे थे। मैं पूरी बात सुनते समय भौहें चढ़ाए बैठा रहा। अब जाकर समझ आया कि वो वहाँ अकेली बैठकर क्यों रो रही थी। इतना दर्दनाक हादसा और वो सब कुछ अकेले सह रही थी। ये सच में उसके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। मैंने धीरे से पूछा, तो क्या तुम्हारे पास घर नहीं है? मेरे ये सवाल पूछते ही उसके चेहरे का दुख और गहरा हो गया। उसका चेहरा देखकर मुझे समझ आ गया कि शायद मैंने गलत बात पूछ ली। कमरे में सन्नाटा था, बस उसकी हल्की हल्की सिसकियां सुनाई दे रही थी। मैं नजरें चुराने लगा। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। आनरान हमारी क्लास की मॉनिटर थी। सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि लोगों में भी उसकी बहुत अच्छी इमेज थी। उसका स्वभाव खुशमिजाज और खुला हुआ था। वो पूरी क्लास की जान थी और अब ऐसी लड़की मेरे घर में बैठी एक बच्चे की तरह रो रही थी। अगर वो कल स्कूल जाकर ये बात बाकी स्टूडेंट्स को बता देती तो मैं सिर्फ मजाक नहीं बनता, पूरी क्लास का दुश्मन बन जाता। मैं तुरंत उठकर उसके पास गया और बोला, ऐसा करो, तुम फिलहाल यहीं रहो। जब तुम्हारे पास कहीं जाने की जगह हो तब चली जाना। मेरी बात सुनते ही आनरान तुरंत घबरा गई। वो जल्दी से मेरी तरफ आई और बोली, ना नहीं, मैं अभी चली जाऊंगी। लेकिन उसके बोलने से पहले ही मैंने अचानक सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। मेरी नजर में ऐसा दबाव था कि वो एक पल में चुप हो गई। उसने तुरंत मुंह बंद कर लिया। मैंने गंभीर आवाज में कहा, या तो तुम यहीं रुको या फिर मैं पुलिस बुलाऊंगा और तुम्हें पुलिस की निगरानी में दे दूंगा। अब फैसला तुम्हारा है। आनरान हल्का हल्का सिसकी। उसने आंसुओं से भरी आंखें कई बार झपकाई, फिर शिकायत भरी नजरों से मुझे देखते हुए धीरे से पूछा, क्या तुम शिन से बात करते समय भी ऐसे ही रहते हो? मैंने मुंह खोला लेकिन शब्द ही नहीं निकले। मैं बस उसे देखता रह गया। उसका चेहरा जैसे साफ कह रहा था, अब समझ आया तुम्हारा प्रपोजल क्यों रिजेक्ट हुआ। मैंने चुपचाप सिर झुका लिया। मेरे
पास कोई जवाब नहीं था। अभी वाली सारी अकड़ भी गायब हो चुकी थी। लेकिन जब मैंने दोबारा सिर उठाया तो देखा आनरान अपना मुंह ढककर हंस रही थी। उसकी आंखें हल्का मुड़ गई थीं। हालांकि उनमें अब भी आंसू लटके हुए थे। मैंने अजीब सा मुंह बनाया और कहा, बस यहीं रुक जाओ प्लीज। ठीक है। ये शायद सबसे सच्ची बात थी जो मैं पूरी ईमानदारी से कह पाया था। मैंने चेहरे पर जबरदस्ती एक नरम मुस्कान लाने की कोशिश की। ये देखकर आनरान फिर से हंस पड़ी। मुझे लगा वो मेरा मजाक उड़ा रही है, इसलिए मैंने मुंह फेर लिया। चेहरे पर साफ झुंझलाहट थी। आनरान को भी एहसास हो गया कि वो ज्यादा हंस चुकी है। धीरे धीरे उसकी हंसी थम गई। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, ठीक है मैं रुक जाऊंगी। थैंक यू, लेकिन तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? मैंने कंधे उचकाए। कोई खास वजह नहीं है। अगर जबरदस्ती वजह बतानी पड़े तो बस इतना कि मैं क्लास में और बदनाम नहीं होना चाहता। आनरान हैरानी से पलकें झपकाने लगी। कुछ देर रुकने के बाद उसने कहा, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में तुम्हारे बारे में कुछ बुरा नहीं सुना। तुम्हारे बारे में बस यही सुना है कि तुमने शिनशिन को प्रपोज किया था। मैंने शांत आवाज में कहा, मेरे लिए वही काफी बड़ी बदनामी है। ओह, ऐसी बातें बोल रहे हो? अगर शिनशिन सुन ले तो नाराज नहीं होगी? जो होगा देखा जाएगा। अब उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने ऐसे कहा जैसे मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने हल्के से कंधे उचकाए। आनरान थोड़ी हैरान हुई। फिर उसने सावधानी से पूछा, तो अब तुम उसे पसंद नहीं करते? मैंने सिर हिला दिया। जिस चीज का जवाब न मिले उसे पकड़ कर रखने का कोई मतलब नहीं होता। ऐसा है, शायद ये भी ठीक ही है। रुकने का फैसला करने के बाद आनरान ने अपने भीगे हुए कपड़े सुखाने के लिए टांग दिए। फिर वो सोफे पर बैठ गई, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने मेरी तरफ देखा। मैं अब भी पढ़ाई कर रहा था। अपने बाल पकड़कर चिढ़े हुए अंदाज में आवाज निकाल रहा था। आनरान धीरे धीरे उठी और मेरी तरफ चली आई। उसने देखा कि मैं एक सवाल में फंसा हुआ हूँ, तो उसने हाथ बढ़ाकर टेस्ट शीट की तरफ इशारा किया और मुझे समझाने लगी। मैं ध्यान से सुनता रहा। आखिरकार आनरान की मदद से मैंने वो सवाल हल कर लिया। बीच बीच में मैं सिर हिलाता रहा। जल्दी ही मैंने पूरी टेस्ट शीट खत्म कर ली। मैंने समय देखा। रात के 2 बजे से भी ज्यादा हो चुके थे। मैंने अपना सामान समेटा, फिर सोफे पर बैठी आनरान की तरफ देखा। मैंने सोचा किसी लड़की को बाहर सोफे पर नहीं सोना चाहिए, लेकिन आनरान तुरंत मना करने लगी। उसे लग रहा था कि यहाँ रुकने देना ही मेरे लिए बहुत बड़ी मदद थी। ना नहीं, मैं सोफे पर ही सो जाऊंगी। सच में ठीक है, मैंने तुरंत कहा। नहीं, इस सोफे पर आराम से नींद नहीं आएगी। तुम बेडरूम में सो। मेरा रवैया काफी सख्त था। मुझे पता था ये सोफा सोने के लायक नहीं है, इससे गिर भी सकते हैं और ये बहुत असुविधाजनक भी था। मैंने फिर कहा, बस ये मेरा घर है तो मेरी बात मानो। आनरान ने तुरंत जवाब दिया, इसीलिए तो नहीं मान सकती। तुम घर के मालिक हो, ऐसे कैसे मैं मेहमान होकर बेडरूम में सो जाऊं? हम दोनों ऐसे ही एक दूसरे को मना करते रहे। बात करते करते हम लिविंग रूम से बेडरूम तक पहुंच गए। मैंने बेडरूम की लाइट ऑन की। कमरा देखकर आनरान थोड़ा चौंक गई। कमरा बेहद साफ और व्यवस्थित था। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ कोई अकेला लड़का रहता है। और बेड भी काफी बड़ा था। 2 लोग आराम से सो सकते थे। मेरी जिद देखकर आनरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं हुई। आखिर उसने कहा, तो फिर हम दोनों यहीं सो जाते हैं। मैं नीचे सो जाऊंगी। मैंने तुरंत कहा, क्यों? नीचे मैं सोऊंगा। फिर हम दोनों लगभग 5 मिनट तक बहस करते रहे। आखिर में हम दोनों ने मजबूरी में एक ही उपाय माना। बड़े बेड के बीच में कंबल रख दिया गया, जिससे बेड 2 हिस्सों में बांट गया। आनरान के चेहरे पर शर्म साफ दिखाई दे रही थी। वो सच में अपने ही क्लास के लड़के के साथ एक ही बेड पर सोने वाली थी। अभी तक उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ था। मैं कपड़े बदलने चला गया। तभी उसे अचानक महसूस हुआ, वो आखिर एक लड़की है और मैं एक लड़का। वो इतनी आसानी से यहाँ रुकने के लिए कैसे मान गई? उसकी सुरक्षा की समझ इतनी कमजोर कैसे हो सकती है? अगर मैंने उसके साथ कुछ गलत किया तो उसे मेरा हाथ याद आया। मेरी ताकत के सामने वो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ देर बाद मैं वापस कमरे में आया। मैंने पतला सा सिल्क का नाइट सूट पहना हुआ था। कपड़ों के नीचे से मेरी मसल्स की लाइनें साफ दिखाई दे रही थीं। आनरान ने बस एक नजर डाली और तुरंत नजरें हटा ली, लेकिन उसके कान चुपचाप लाल हो चुके थे। हम दोनों बेड पर लेट गए। आनरान ने जोर से आंखें बंद कर लीं, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर खोल दी। उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। करीब 30 मिनट बाद उसे मेरी सांसों की बराबर आवाज सुनाई दी। उसे समझ आ गया कि मैं सो चुका हूँ। तब जाकर उसने राहत की सांस ली और धीरे धीरे वो भी सो गई।